हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं लाइफ साइंस का चैप्टर 2। ठीक है, आप जानते हैं कि मैं कौन सा बुक फॉलो करता हूँ। ओके, आपने इसमें देख लिया होगा थंबनेल में जो बुक मैं फॉलो करता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ओके, तो उसी बुक का यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 क्या है? तो चैप्टर 2 है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है, अब कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मतलब जीवन की निरंतरता, यानी जो हमारा जीवन है, जीवन में जो सारी चीज़ें हमारे शरीर में बनती हैं वो बनती हैं और फिर टूटती हैं, फिर बनती हैं, फिर टूटती हैं। इस तरह से हमारे शरीर के हर एक अंग में क्या होता है, लगातार बनना और टूटना बनता रहता है, ये चलता ही रहता है। ठीक, इसी को लेकर के ये जो है ये चैप्टर 2 है। अच्छा, इसमें मेन फोकस इस चैप्टर का रहता है कोशिका विभाजन को लेकर के। अब कोशिका क्या होती है? तो कोशिका एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा पार्ट है हमारे जीवन का जिसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। कोशिका हमारे शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब हमारे शरीर की रचना जो है वो कोशिकाओं से मिलकर के हुई है, और हमारे शरीर के जो बेसिक काम है वो भी सारे के सारे कोशिकाओं के अंदर ही होते हैं। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोशिका के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सीधे चैप्टर में कि कोशिका में कोशिका विभाजन किस तरह से होता है। कोशिका विभाजन यानी कि एक कोशिका कैसे दो कोशिकाओं में बनती है, फिर वो कोशिका बड़ी होकर के फिर और कोशिकाओं में बनती है। कभी कभी एक कोशिका जो है दो नहीं होकर के 4 कोशिकाओं में टूटती है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ओके, तो चैप्टर को शुरू करते हैं। तो शुरुआत कुछ इस तरह से देखिए, लिखा है क्या, सभी सजीवों के शरीर का गठन कोशिकाओं द्वारा होता है। एक कोशिकीय सजीव का शरीर केवल एक कोशिका द्वारा गठित होता है, लेकिन बहुकोशिकीय सजीवों का शरीर असंख्य कोशिकाओं द्वारा होता है। अच्छा, यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे शरीर का जो गठन है वो कोशिकाओं से ही हुआ है, सारी की सारी चीज़ें कोशिकाओं से बनी हैं। अब बारी आती है यहाँ पे एक कोशिकीय सजीव और बहुकोशिकीय सजीवों की। तो एक कोशिकीय सजीव जिनका पूरा का पूरा शरीर सिर्फ एक ही कोशिका का बना होता है, उसी के अंदर उसका जीना मरना सब कुछ उसी में ही हो जाता है। और बहुकोशिकीय शरीर में मतलब बहुकोशिकीय सजीव का शरीर जो है असंख्य बोलना गलत होगा, वैसे बहुत सारी कोशिकाओं से जिनको नॉर्मली हम लोग गिन नहीं सकते। 3 ट्रिलियन से लेकर के 4 ट्रिलियन या फिर उससे भी ज़्यादा कोशिकाएं जो है वो हमारे शरीर में पाई जाती हैं। एक स्वस्थ शरीर जो एक वयस्क का होता है उसमें 3 से लेकर के 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा कोशिकाएं जो हैं पाई जाती हैं। अच्छा, बहुकोशिकीय सजीव बोलने का मतलब जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है मनुष्य का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग तरह के काम करती हैं हमारे शरीर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिका में ही संपन्न होती है। अतः कोशिका सजीव के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। रचनात्मक यानी बनना, हमारे शरीर की रचना जो है वो कोशिकाओं से हुई है, और हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो हैं वो भी कोशिकाओं के अंदर ही होते हैं। जैसे ऊर्जा बनाना, खाना पचाना। खैर हम जानते हैं कि हमारे पेट में खाने का पाचन होता है। ठीक है, खाना जो है वो हमारे छोटे छोटे हिस्सों में बंटता है, फिर उसमें से खाने से जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं, ठीक है, वो हमारी आंतें, जो छोटी आंत होती है, वहाँ से उस खाने से ज़रूरी पोषक तत्व जो है वो निकालता है। फिर खून के माध्यम से हमारी हर एक कोशिकाओं तक जो पोषक तत्व हैं वो पहुंचते हैं। अब कोशिकाओं के अंदर उन पोषक तत्वों का भी अलग तरीके से काम होता है और वहाँ से ऊर्जा निकाली जाती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग कामों में। जैसे आप इस वीडियो को देखने में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं इस वीडियो को बनाने में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये सब कहाँ पे होता है? इन सब ऊर्जा का जो निर्माण है या ऊर्जा पूरा का पूरा बनना है वो सब कोशिकाओं के अंदर ही संपन्न होता है। अच्छा, प्रत्येक कोशिका का अपना जीवन होता है। ठीक, हर कोशिका हमारी जिंदा है।
ओके। अब हर कोशिका ज़िंदा है तभी जा कर के हम ज़िंदा हैं। हमारी हाथों की कोशिकाएं ज़िंदा हैं, जिससे कि मैं मेरी उंगलियों की कोशिकाएं ज़िंदा हैं, जिससे मैं इसको लिख पा रहा हूँ। मेरी कोशिकाएं कोशिकाएं जो है वो श्वसन कर रही हैं, यानी ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर रही हैं, इसी वजह से वो ज़िंदा हैं। तो हमारे शरीर की हर एक कोशिका जो है वो जीवित है। पुरानी एवं कमज़ोर कोशिकाएं लगातार मृत हो जाती हैं तथा नई कोशिकाएं उनका स्थान ग्रहण करती हैं। हमारे शरीर की हर कोशिका जो है एक समय पे उनकी मौत हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि जैसे हमारा जीवन जो है वो 70-80 साल का होता है। खैर मुझे नहीं लगता कि मेरा लाइफ इतना ज़्यादा लंबा होगा। स्टिल चलिए मान लेता हूँ कि मैं 150 साल तक अगर ज़िंदा रहता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे शरीर की हर कोशिका जो है उतने समय तक ज़िंदा रहेगी। मेरे शरीर की कोशिकाएँ लगातार समय के साथ कुछ कुछ समय के बाद मरती रहेंगी और ठीक उनके जगह पे कुछ नई कोशिकाओं का वहाँ पर जन्म होगा। जब मेरे शरीर में उन नई कोशिकाओं के बनने की जो रफ्तार है वो कम हो जाएगी, तब मेरी जीवन की जो मतलब अंतिम घड़ी, अंतिम समय जो है वो आ जाएगा। यानी कि उस समय फिर मेरे शरीर में नई कोशिकाएं नहीं बनेंगी और मेरा पूरा का पूरा शरीर जो है धीरे 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 करके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो जब हमारे शरीर में नई कोशिकाएं बनती हैं, इसका मतलब हमारे शरीर की वृद्धि होती है। ठीक है। इसीलिए बच्चों में जो है वो वृद्धि की दर जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। क्यों? क्योंकि उनकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन या लगातार पुरानी कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं लेती रहती है, और नई कोशिकाओं की जगह लेने की रफ्तार जो है वो काफ़ी तेज़ होती है, जिसकी वजह से शरीर जो है काफ़ी रफ्तार में बड़ा होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्येक सजीव के जीवन का आरंभ एक कोशिकीय जाइगोट द्वारा होता है। ठीक है। अब जाइगोट क्या होता है? तो जब एक मेल और एक फीमेल जब क्रॉस करते हैं, ठीक है, जब इनके जो गैमेट्स हैं जब वो आपस में आकर के मिलते हैं, तो वो एक जाइगोट बनाते हैं। जैसे मेल से मैंने पिछले चैप्टर में बताया, मेल में क्या होता है कि स्पर्म होता है, स्पर्म, और फीमेल में क्या होते हैं जो एग्स होते हैं, या ओवम या ओवरी, ओवम कहते हैं एक्चुअली। ये जब आकर के मिलते हैं तो तब जा कर के एक कोशिका जो है उसका निर्माण होता है। ठीक है। ये आधा हिस्सा है, ये आधा हिस्सा है, दोनों आकर के मिलते हैं तब जा कर के एक कोशिका का पूरा निर्माण होता है, जिसे हम जाइगोट कह रहे हैं। तो प्रत्येक सजीव के जीवन का आरंभ एक कोशिकीय जाइगोट द्वारा होता है। तो हम सभी के ज़िंदगी की जो शुरुआत है, उस समय में हम सब लोग एक कोशिका ही थे। ठीक है। अब एक कोशिका से ये पूरा इतना बड़ा सा शरीर जो बन करके तैयार हो जाता है, उसके पीछे काफ़ी सारी घटनाएं होती हैं कि कैसे एक कोशिका को पता रहता है कि हमारे शरीर का अलग अलग हिस्सा जो है वो कैसे बनेगा, कैसे हमारे 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, एक मुंह होगा, नाक, आँख, कान, शरीर के अंदर की जितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे आंतें, लिवर, किडनी, ये सब कुछ कैसे पता चलता है कि एक कोशिका जो है, सिर्फ एक कोशिका को ये सारी जानकारी रहती है कि क्या क्या बनाना है। हाँ, उसके बाद फिर अलग अलग तरीके से अलग अलग शरीर में काम होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। खैर ये तो हमारी इस चैप्टर की शुरुआत थी। इस चैप्टर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर शायद ही आपकी किताब में कोई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह कोशिका लगातार विभाजित होकर बहुकोशिकीय सजीव के रूप में बदल जाता है। ठीक है। एक कोशिका लगातार क्या होता है, विभाजित होता है और बहुत सारी कोशिकाओं में बदलता है, बहुत सारी कोशिकाओं में बदल करके हमारे शरीर को पूरी तरह से निर्मित करता है। तो जो कोशिका विभाजित होती है उसे मातृ कोशिका कहते हैं, एवं विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न नई कोशिकाओं को पुत्री कोशिका कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्या कि जो विभाजित हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये एक कोशिका है जो विभाजित होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम मातृ कोशिका। ठीक है। अब ये विभाजित हो करके 2-4 जितने भी हिस्सों में बटेगी, उन कोशिकाओं को अगर 2 हिस्सों में बटती तो उन दोनों को एक एक पुत्री कोशिका कहते हैं। ये एक है, ये एक है, दोनों पुत्री कोशिकाएं। अब यहाँ पे फीमेल ही क्यों लिया गया है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो सजीव होते हैं, सजीवों में जो फीमेल्स होती हैं वही बच्चों को जन्म देती हैं। ठीक है। तो इसी वजह से इन्हें हम मातृ कोशिका, और फिर वापस से जब ये कोशिकाएं बनती हैं, ये फिर बड़ी होंगी, बड़ी होकर के फिर इनसे भी दोबारा
और ज़्यादा कोशिकाएं बनेंगी तो इनको पुत्री कोशिका कहते हैं। ठीक है, मदर सेल, पेरेंट सेल, डॉटर सेल। ओके, यहाँ तक तो रहा इसका थोड़ा सा प्रीफेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कोशिका विभाजन क्या होता है, जो सबसे ज़रूरी है हमारी वृद्धि के लिए। तो मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका के उत्पन्न होने की क्रिया को ही हम कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कहते हैं। तो एक मातृ कोशिका जब पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होकर होती है और नई नई कोशिकाएं जो बनाती हैं, उसी विधि को हम सेल डिवीजन कहते हैं या कोशिका विभाजन कहते हैं। अब इस कोशिका विभाजन में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है गुणसूत्र। ठीक है, डीएनए और जीन, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स, डीएनए जानते हैं, जीन पता है। ओके, अब क्रोमोसोम्स को लेकर के यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी, क्योंकि क्रोमोसोम्स, जीन और डीएनए ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डीएनए सबसे ज़रूरी, डीएनए से बनते हैं क्रोमोसोम्स और जीन जो है वो यहीं पर मौजूद रहते हैं। तो चलिए इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं कि क्या क्या है इसमें और क्या क्या जानना है हमें, ये सब पढ़ते हैं। तो प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में पतले धागे जैसे जालिकाएं रचनाएं होती हैं, जालिकावत रचना होती है जो क्रोमेटिन की बनी होती है। उसे केंद्रक जालिका या न्यूक्लियर रेटिकुलम कहते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ जो तंतु में रचना बनाती है वह डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। डीएनए एक बड़ा जैव अणु है। केंद्रक में डीएनए पूर्ण या आंशिक रूप से मुड़े हुए या गूंथे हुए होते हैं। उस अवस्था में इन तंतुओं की रचनाओं को क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। मुड़े हुए या कुंडलित अवस्था में डीएनए अणु प्रोटीन के साथ कस कर लिपटे रहते हैं। इन कुंडलित रचनाओं को गुणसूत्र कहा जाता है या क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमेटिन जालिका एवं गुणसूत्र वास्तव में डीएनए अणुओं की विभिन्न कुंडलित अवस्थाएं हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कोशिका के अंदर क्या होता है। कोशिका के अंदर होती है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक के अंदर मौजूद रहता है। अब अगर मैं केंद्रक बनाऊँ, ठीक है, केंद्रक के अंदर मौजूद रहता है इस तरह की बहुत सारी रचनाएं मौजूद रहती हैं। इनको क्या कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, तो ये केंद्रक जालिका है जो कि क्रोमेटिन की बनी होती है। पूरे के पूरे केंद्रक में ये सारी चीज़ें जो है वो भरी रहती हैं, बनी रहती हैं ना। अब क्रोमेटिन जो है वो किनका बना होता है, फाइब्रस रचना बोलने का मतलब क्या है कि ये रस्सीनुमा रचनाएं हैं इसीलिए इसको फाइब्रस या तंतुमय कह रहे हैं। और ये जो तंतुमय रचना है ये किस किस चीज़ की बनी होती है, तो ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में जब हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे उसमें मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा उसमें। तो ये जो ये रचना है इसमें क्या क्या रहता है, तो इसमें डीएनए मौजूद रहता है यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे ज़रूरी जो रचना है वो है डीएनए। डीएनए में रहती है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारियाँ। कुछ प्रोटीन्स रहते हैं और ये खुद एक एसिड है। ठीक, इसी वजह से हम जिंदा हैं, क्योंकि ये जिंदा है। ओके, तो डीएनए, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है या केंद्रक जालिका है, ये किसकी बनी होती है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। डीएनए एक बड़ा जैव अणु है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल है, यानी कि ये जो डीएनए है वो एक जिंदा चीज़ है। केंद्रक में डीएनए पूर्ण या आंशिक रूप से मुड़े हुए या गूंथे हुए रहते हैं। ये जो केंद्रक देख रहे हैं ना, केंद्रक में कुछ इस तरह से जो डीएनए है वो मौजूद रहता है। इसके बाद और अगर इसको बढ़ाया जाए तो डीएनए के फॉर्म में मैं एक काम करता हूँ। ये देखिए, यहाँ है, ये रहा डीएनए। ठीक है, डीएनए किस तरह से देख रहे हैं, एक हेलिकल फॉर्म कहते हैं इसको। इस तरह की ये बनी हुई रहती हैं। अब इसके अंदर ये सब जो गांठें देख रहे हैं, ठीक है, ये जो लाइंस देख रहे हैं, इनके बारे में जब मैं डीएनए पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा अच्छे से, अगले वीडियो में वही आएगा। अब डीएनए पूरी तरह से गूंथी हुई एक रचना होती है
जब पूरा का पूरा डीएनए जो है ये बहुत बड़ा करके दिखाया गया, इसको और छोटे छोटे हिस्सों में अगर बना दिया जाए डीएनए को, तो इस तरह की रचना को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है। अब क्रोमोसोम्स कहाँ पे मौजूद रहता है, तो न्यूक्लियस के केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में ये मौजूद रहता है। और ये हमारी कोशिका और कोशिका से बना होता है हमारा शरीर। मतलब हमारी शरीर कोशिकाओं से बनी होती है। कोशिकाओं के अंदर मौजूद केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है, और गुणसूत्र जो है वो मेनली डीएनए ही है, जिसको हम गुणसूत्र कह रहे हैं। जैसे एक रस्सी जो खुली हुई है वो डीएनए है, और यही रस्सी को जब पूरा मोड़ करके रख दिया गया है तो इस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोम्स कह रहे हैं। क्रोमोसोम्स कुछ नहीं, डीएनए ही है जो पूरी तरह से गूंथी हुई, एक जगह सिमटी हुई रखी हुई है। ओके, अच्छा, उस अवस्था में इन तंतुमय रचनाओं को क्रोमैटिन जालिका कहा जाता है। मुड़े हुए या कुंडलित अवस्था में डीएनए अणु प्रोटीन के साथ कस कर लिपटा रहता है। इन कुंडलित रचनाओं को ही हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन जालिका एवं गुणसूत्र वास्तव में डीएनए अणुओं की विभिन्न कुंडलित अवस्थाएं हैं। ठीक है, ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि गुणसूत्र आखिर है क्या। तो बारी आती है क्रोमोसोम्स की, क्योंकि इस चैप्टर में क्रोमोसोम्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपके एग्ज़ाम में क्रोमोसोम्स का जो क्रोमोसोम की ड्राइंग है वो आएगी, आती है। ठीक है, अगर नहीं भी आती है तो अगर आपको मान लीजिए क्रोमोसोम के बारे में बताने को बोला गया तो वहाँ पे 2 या 3 नंबर के 2 नंबर का अगर क्वेश्चन होता है, 3 नंबर का तो खासकर नहीं होता है साइंस में को, तो आप अगर वहाँ पर ड्राइंग भी बना देंगे ना कुछ इस तरह से करके, तो भी आपको नंबर मिलेगा, कुछ तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा लिखें और ड्राइंग करें तो पूरा नंबर मिल ही जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे गुणसूत्र के बारे में। तो गुणसूत्र क्या होता है, तो कोशिका विभाजन के समय केंद्रक रेटिकुलम या न्यूक्लियर रेटिकुलम अर्थात क्रोमैटिन से उत्पन्न निश्चित संख्या वाली जीन युक्त सूत्रवत रचनाएं जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं उसे गुणसूत्र कहते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन एवं डीएनए द्वारा गठित होती है। कोशिका के विरामावस्था में ये केंद्रक रेटिकुलम के रूप में गूंथे हुए रहते हैं। अभी 2 चीज़ें यहाँ पे, केंद्रक रेटिकुलम या न्यूक्लियर रेटिकुलम, ये जब कोशिका विभाजन शुरू होता है, खैर वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, जब कोशिका विभाजन शुरू होता है तो कोशिका के अंदर मौजूद जो केंद्रक है उसका विभाजन सबसे पहले शुरू होता है। सबसे पहली अवस्था में होता यह है कि कोशिका का जो ये केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर जो केंद्रक जालिका है वो गायब हो जाती है जब कोशिका विभाजन की शुरुआत होनी शुरू होती है। और ये जो अंदर क्रोमैटिन जालिका है यानी क्रोमोसोम है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाते हैं, और ठीक कुछ समय के लिए ये काफ़ी क्लियरली कोशिका के केंद्रक में दिखाई पड़ता है। बस यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोशिका विभाजन के समय केंद्रक रेटिकुलम अर्थात क्रोमैटिन से उत्पन्न निश्चित संख्या वाली जीन युक्त सूत्रवत रचनाएं जो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं उसे गुणसूत्र कहते हैं। अब यहाँ पे जीन युक्त बोलने का मतलब क्या है कि देखिए, क्रोमोसोम्स तो बन गए, क्रोमोसोम समझ में आ गया, डीएनए का पूरा बना हुआ है, डीएनए जो गूंथा हुआ रहता है उसे ही हम क्रोमोसोम कह रहे हैं। क्रोमोसोम के ऊपर छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती हैं, डॉट डॉट टाइप की बहुत सारी रचनाएं पाई जाती हैं क्रोमोसोम के ऊपर, जिसे हम जीन कहते हैं। जीन ये क्या है तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, मैं सारे के सारे राज एक ही साथ में नहीं खोलने वाला। आई होप आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा, तो मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ, उम्मीद है आपको फिर भी रिवीजन के टाइम पे ये काम आएगा। तो उसे ही गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र बना किसका होता है तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का मिलकर के गुणसूत्र जो बना हुआ रहता है। अब देखिए, विराम अवस्था, कोशिका जब शुरुआत में एक कोशिका बन करके तैयार हो जाती है तो उस टाइम पे वो आराम करती है, और इसके बाद जब कोशिका विभाजन शुरू होता है तो बीच बीच में
जैसे हम लोग क्या करते, काम करते हैं, काम करने के बाद बीच में आराम करते थोड़ा सा, फिर काम करते हैं, फिर आराम करते हैं। तो वैसे ही कोशिका विभाजन में काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो एक बार ऊर्जा इस्तेमाल होती है, फिर कोशिका कुछ देर के लिए आराम करती है, फिर काम करती है, फिर आराम करती है। तो इसी जो बीच में आराम करने की अवस्था है उसी को विश्रामावस्था कहते हैं। तो उस टाइम पे केंद्रक रेटिकुलम के रूप में गुथे हुए रहते हैं ये गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स। अच्छा, गुणसूत्र के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर जीन का निर्माण करते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो डीएनए में काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो जैसे ये जो है वो डीएनए की रचना है, डीएनए का ड्राइंग है। इसमें देख रहे हैं यहाँ पे 4 तरह के रंगों की चीज़ें पाई जाती हैं, जो आधी आधी ये सारी की सारी प्रोटीन्स हैं, जिनमें से चारों के नाम हैं एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये चारों के चारों क्या करते हैं, डीएनए को अच्छे से पकड़ के रखते हैं और इन्हीं चारों से मेनली पूरी के पूरी डीएनए का निर्माण होता है। ये चारों के चारों केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर की काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों की रचना करते हैं। ओके, इन्हीं को ही कह रहे हैं यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर जीन का निर्माण करते हैं। डीएनए का वह विशेष भाग जो किसी जीवधारी के विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है उसे जीन कहा जाता है। जीन एक ऐसी रचना है हमारे शरीर की जो हमारे गुणों को, जो हमारे लक्षणों को निर्धारित करती है। अगर एक जीन के अंदर जानकारी ना हो तो हमारा शरीर जो है वो किस तरह से बनेगा ये उसे पता ही नहीं रहेगा। जैसे मैंने बताया कि हमारे शरीर की रचना जो है एक कोशिका से हुई है, शुरुआत एक कोशिका से हुई है। अब उस कोशिका को कैसे पता है कि उसको विभाजित होना है, अब उसको कैसे पता है कि वो विभाजित हो करके अलग अलग अंग बनाएगा। जैसे मेरी जो जीभ है, ठीक है, जीभ की कोशिकाएं अलग तरह की होती हैं, किडनी जो है उसकी कोशिकाएं अलग तरह की होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके काम अलग है। स्वाद लेना जीभ का काम है, किडनी का काम है खून को साफ करना, ठीक है, लिवर का काम जो पाचन ग्रंथियों, पाचन रस है उसको निकालना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में अलग अलग तरह के अंग हैं जो अलग अलग काम करते हैं। तो ये सारे के सारे कामों की जानकारी जो है वो जीन में मौजूद रहती है। साथ साथ हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, हमारे जो लक्षण हैं, जो मेल है उसमें मेल डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं, फीमेल्स है तो फीमेल में फीमेल डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है वो जीन में मौजूद रहती है और ये जीन ही हमारे जीवन की काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अच्छा, जीन ही पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है, ठीक है। पैतृक लक्षण बोलने का मतलब जो हमारे माता पिता से मिले हुए जो गुण हैं या फिर पूर्वजों से मिले हुए जो हमारे गुण हैं उन सभी की जानकारी जीन में मौजूद रहती है। अगर जीन में जानकारियाँ मौजूद नहीं रहेंगी तो हमारा शरीर कभी बनेगा ही नहीं। तो जो गुण है वो क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है, उनका माध्यम रास्ता क्या है, जीन है। अतः जीन को आनुवांशिकता की इकाई कहते हैं, ठीक है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ये इम्पॉर्टेंट है। अर्थात डीएनए का एक हिस्सा जीन कहलाता है। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में, मैं बस यहीं तक अभी छोड़ रहा हूँ। तो अभी तक हमने इस चैप्टर की शुरुआत में कोशिका के बारे में जाना, कोशिका विभाजन क्या होता है, तो एक मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका बनने की क्रिया ही कोशिका विभाजन कहलाती है। इसके बाद हमने पढ़ा क्रोमोसोम्स के बारे में, क्रोमोसोम की रचना थोड़ी सी पढ़ी कि डीएनए से क्रोमोसोम बना होता है। डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, ये दोनों मिलकर के क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिल करके एक गुथी हुई रचना बनाते हैं जिसे हम क्रोमोसोम कह रहे हैं। क्रोमोसोम कोशिका के केंद्रक में मौजूद रहता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि हमारे शरीर की जो रचना है वो कोशिकाओं से हुई है। बाकी ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोशिका से यहाँ पे केंद्रक, फिर गुणसूत्र, फिर डीएनए, और लास्ट में हमने गुणसूत्र की परिभाषा जानी कि गुणसूत्र जो है वो क्या होता है। ओके, इसके बाद हमने इसमें जाना कि जीन क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं। इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर में आगे पढ़ाऊँगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।